नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले यूसीसी लागू होने की तारीख भी सामने आ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने बता दिया है कि यूसीसी लागू होकर रहेगा। वैसे देश के दो राज्यों गोवा और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गया है। जहां गोवा में काफी समय से यूसीसी लागू था, वहीं उत्तराखंड में इसे हाल ही में लागू किया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद हिंदू और मुसलमानों समेत सभी धर्म के पर्सनल लॉ बेअसर हो गए हैं। इससे अब यहां की मुस्लिम महिलाओं को निकाह, हलाला, इद्दत, खुला जैसे इस्लामी कानूनों से छुटकारा मिल गया है। यही नहीं, तलाक होने पर अब वो कानून के मुताबिक गुजारा भत्ता की भी हकदार होंगी। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर किसी मुस्लिम पुरुष की एक से ज्यादा बीवियां हैं तो हर तलाक लेने वाली पत्नी अलग से गुजारा भत्ता की हकदार होगी। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक सीआरपीसी में तलाक के बाद गुजारा भत्ता को लेकर व्यवस्था की गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की धारा 125 में पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण से जुड़ी हुई और इसके मुताबिक पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति को अपना भरण पोषण करने में असमर्थ पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जा सकता है। वैसे देश में यूसीसी को लेकर देश की मुस्लिम महिलाएं पहले से ही इसके हक में नजर आ रही थी। वो लगातार यूसीसी की मांग भी करती रही हैं। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक सर्वे सामने आया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी के समर्थन में यहाँ पर आवाज उठाई थी। मुस्लिम महिलाएं शादी और तलाक को लेकर पूरे देश में एक कानून चाहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कहा जा सकता है कि एक तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह यूसीसी ले लेगा, यानी एक कानून जिसका मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। हालांकि यूसीसी अब जल्द लागू होने वाला है। जो सर्वे आया है, उस सर्वे में 18 से 65 साल की मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया गया था। ये सर्वे यहाँ पर एक एजेंसी और एक चैनल द्वारा कराया गया था, जिसमें 25 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 5403 मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई थीं। यूसीसी के पक्ष में इन्होंने जवाब दिया था। सर्वे में 67% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी के हक में जवाब दिया, जबकि 25.4% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी लागू नहीं किए जाने के पक्ष में देखी। यूसीसी के इनकार में इन महिलाओं की संख्या 2039 थी। वहीं सिर्फ 593 मुस्लिम महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे के अनुसार 73.1% सुन्नी समाज की मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई थी, जबकि 13.3% शिया समाज की महिलाएं मौजूद रहीं, जबकि 13.6% मुस्लिम महिलाएं दूसरे समाज की थीं। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर सबसे पहले पीएम मोदी ने यहाँ पर जो भोपाल में बयान दिया था 2023 में, यूसीसी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर बरसते हुए कहा था कि इस संबंध में लोगों में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसके कुछ समय बाद मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया गया जो अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श यहाँ पर उन्होंने कहा था करेगा, जिसमें किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, अर्जुन राम मेघवाल जैसे लोग शामिल थे। अब अमित शाह भी साफ कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा। अगर ये सर्वे सही रहा तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि 67% मुस्लिम महिलाएं मोदी के पक्ष में वोटिंग करने वाली हैं। यूसीसी लागू करके मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहने वाला है। वैसे यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा विरोध फिलहाल मुस्लिम नेता ही करते नजर आ रहे हैं, जिनमें ओवैसी का नाम सबसे आगे दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल में संसद में भी असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। ओवैसी ने कहा था कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी सरकार किसी विशेष समुदाय, धर्म की सरकार है या पूरे देश की सरकार है। मेरा मानना है कि इस देश का कोई धर्म नहीं है। 22 जनवरी के माध्यम से यहाँ पर क्या ये सरकार ये संदेश देना चाहती है कि एक धर्म ने दूसरे धर्म पर विजय प्राप्त की है। आप देश के 17 करोड़ मुसलमानों को क्या संदेश देते हैं और क्या कुछ कहा था ओवैसी ने, देखते हैं इस वीडियो में। सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है?
क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। वैसे यूसीसी को लेकर देश में जो शोर मचा है, तो वहीं उत्तराखंड में लागू यूसीसी में सीआरपीसी की धारा 125 कहती है कि पूर्व पति को शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम अपनी विवाहित, अविवाहित, धर्म या अधर्म, जो भी धर्म से है या उसके धर्म से नहीं है, उसको भी और उसकी संतान को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ विवाहित बेटी के मामले में छूट मिलती है। धारा 125 के तहत यहाँ पर जो साधन वाले सक्षम बेटे हैं, उसे भी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ माता पिताओं को मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जा सकता है। आदेश में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मासिक भुगतान की दर अपनी समझ के मुताबिक तय कर सकता है। ये अभी यहाँ पर कहें कि जो फिलहाल फौरी तौर पर जो कानून सामने आ रहा है, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। मजिस्ट्रेट धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पति को यह आदेश दे सकते हैं कि वो अपनी पत्नी या संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण पोषण के लिए भी मासिक भत्ता दे। जब तक मुकदमा चलता है तब तक यहाँ पर पति कोर्ट की ओर से तय रकम पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता के तौर पर अदा करेगा। आपको बता दें, अगर महिला तलाक के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो वो पहले पति जो है उसे गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। अगर व्यक्ति आदेश का अनुपालन करने में ठोस कारण के बिना असफल रहता है तो मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर सकता है, साथ ही उस पर जुर्माना भी लग सकता है। यही नहीं, उसे जेल की सजा भी हो सकती है। कोई पत्नी अगर वो यहाँ पर ये बताती है या ये दर्शाती है कि अपने पति से यथास्थिति या भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए वो भत्ता और कार्रवाई के खर्च प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यानी अगर वो यहाँ पर अलग शादी करती है। वहीं अगर कोई पत्नी पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो पति से भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए खर्चा पाने की हकदार भी नहीं होगी। मजिस्ट्रेट अपने गुजारा भत्ता देने के पूर्व आदेश को यहाँ पर इन्हीं आधारों पर रद्द भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म होने और यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो तलाक होने पर पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। और दरअसल उत्तराखंड में सभी धर्मों के पर्सनल लॉ जो है वो खत्म होने के बाद भारतीय कानून के मुताबिक अब वहां फैसले होंगे अदालतों में। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता पाने की हकदार हो गई हैं। आपको बता दें कि इस्लाम में तलाक के बाद महिलाओं को अपने पहले पति से गुजारा भत्ता की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जब उन्हें गुजारा भत्ता मिलेगा तो तलाक के बाद उन्हें आर्थिक तौर पर कुछ राहत मिलेगी। कोर्ट भत्ते की रकम पति की आय, संपत्ति और जिम्मेदारियों को देखते हुए तय करता है। आमतौर पर गुजारा भत्ता के मामले में पूर्व पति के वेतन का 20 से 25% हिस्सा जो है वो पत्नी को मिल जाता है। वहीं हाल ही में कुछ मामले कोर्ट ने यहाँ पर पति के बेरोजगार होने पर भी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। एक मामले में कोर्ट ने कहा कि पति चाहे मजदूरी करे लेकिन उसे गुजारा भत्ता देना होगा। पत्नी अगर कामकाजी है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलता है और इस स्थिति में पहले वाले पति को बच्चों के भरण पोषण का खर्च उठाना होगा। महिला के कामकाजी होने पर अगर पति की आय पत्नी से कई गुना ज्यादा है तो कोर्ट गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है। तलाक के मामले में गुजारा भत्ता का अंतिम फैसला कोर्ट के विवेक यानी उसकी समझदारी पर तय होता है। 7 फरवरी को चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया और अब ये कानून बन गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है और इस पर सभी धर्मों में शादियों, तलाक, मेंटेनेंस और विरासत के लिए एक कानून है। लेकिन राज्य की कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिन्हें इससे अलग रखा गया है। सरकारी पोर्टल पर देखें तो राज्य में 5 समूहों को जनजाति की जो श्रेणी है उसमें रखा गया है। ये हैं भोटिया, जौनसारी, बुक्शा, थारू और राजी। साल 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति माना गया और इनकी पूरी आबादी मिलाकर करीब 3% है, जिनमें से ज्यादातर गांवों में रहती है। अगर इन्हें भी यूसीसी में शामिल कर लिया जाए तो जनजातीय परंपराओं की खासियत खत्म होने लगेगी। यहाँ आपको बता दें कि इनमें से कई जातियों में से एक से ज्यादा शादियों का चलन रहा है। जौनसारी जनजातियों में महिलाओं के बहु विवाह का चलन रहा है। इसे पॉलीएंड्री कहते हैं। चक्राता तहसील के रहने वाले समुदाय कई बार जौनसार बावर भी कहा जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कम्युनिटी हैं और जौनसारी खुद को पांडवों के वंशज मानते हैं, जबकि बावर
कौरवों के। यही वजह है कि दोनों में शादियां भी बहुत कम होती हैं, लेकिन शादियों को लेकर एक बात कॉमन है, इनमें बहुपतित्व की परंपरा रही है। महिलाएं आमतौर पर एक घर में ही 2 या कई भाइयों की पत्नियों के रोल में भी रहती हैं। इस शादी से कुछ संतानों को बड़े भाई की संतान या कॉमन माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा सिर्फ परंपरा के नाम पर नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए भी हुआ क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जमीनों की कमी होती है। लोग खेतीबाड़ी के लिए काफी मुश्किल से जमीन बना पाते हैं। ऐसे में अगर परिवार बढ़ जाए तो जमीन के भी कई छोटे हिस्से हो जाएंगे और उसका फायदा किसी को नहीं मिल सकेगा। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल ढंग से भी चलन में आया है। और एक तर्क ये भी रहा है कि पति अलग कमाने खाने के लिए बाहर जाए तो घर की देखभाल उतनी ही जिम्मेदारी से दूसरा पति कर सके। दूसरी जनजातियों में भी यहाँ पर बहुपति जो ज्यादा पत्नियां रखने का चलन है वो भी देखा गया है। जैसे कि थारू जाति में महिलाओं के अलावा पुरुष कई शादियां कर सकते हैं, लेकिन ये कोई पक्का नियम नहीं है। आदिवासियों में परंपरा का मतलब लिखित या मौखिक नियम से नहीं, बल्कि सहूलियत के हिसाब से होता है। यहाँ पर महिलाओं या पुरुषों को अपने मन मुताबिक साथी चुनने की छूट है। यही सोच बहु विवाह के रूप में देखने को मिलती है। लिव इन से भी अलग है। इनकी जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है वो बिल्कुल अलग है। आमतौर पर कई शादियां वही पुरुष करते हैं जिनकी उनके समाज में हैसियत अच्छी हो और इनका संबंध ताकत से भी देखा जाता है। भोटिया जनजाति के लोग बिना शादी के ही साथ रहना शुरू कर देते हैं। ये समाज में यहाँ पर स्वीकार्य भी है, लेकिन मॉडर्न लिव इन रिलेशनशिप में ये अलग है, क्योंकि संतान होने पर दोनों ही उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। राज्य सरकार ने ड्राफ्ट बनाने के दौरान उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां ये जनजातियां ज्यादा आबादी में हैं। उन्हें देखने और वहाँ पे जो विवाह परंपराएं हैं उन्हें समझने के बाद ही इसे अलग रखा गया। माना जा रहा है कि मुख्य धारा में रहते लोगों की शादियों और परंपराओं को जनजातियों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, वरना उनकी विशेषता खत्म हो जाएगी। यहाँ थारू जनजाति के लोग सबसे ज्यादा हैं और ये कुल अनुसूचित जनजाति में 33% है। इसके बाद 32% के साथ जौनसारी हैं। तो यहाँ पर बुक्सा जनजाति में 18.3% आबादी का योगदान है। भोटिया केवल 14% हैं और राजी जनजाति की आबादी कम है। भोटियों को राज्य की सबसे कम विकसित जाति भी माना जाता है। इनके कल्चर में तिब्बत और म्यांमार की भी झलक देखने को मिलती है। यानी यूसीसी में जनजातियों और आदिवासी समुदायों को फिलहाल अलग रखा गया है, लेकिन बाकी समाज के लिए यहाँ पर एक कानून है, एक नियम है। और उससे सबसे ज्यादा जो खुशी है वो मुस्लिम महिलाओं में देखी जा रही है, जो लगातार इसकी मांग भी कर रही थी। और इस बार मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। यानी चुनाव से पहले अगर यूसीसी पूरे देश में लागू होता है तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं का 67% वोट जो है वो मोदी सरकार को जाता है। और ऐसे में एक बार फिर जिस तरह से पीएम मोदी लगातार ये बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, वो सच होता नजर आ रहा है। तो ये थी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।